नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन सभी टॉपिक को पीवाईक्यू फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो साइमन कमीशन से जुड़े हुए होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929 या 1931? यूपीपीसीएस प्री 1996, बीपीएससी प्री 1992, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। 1928 में आया था। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा है तो 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई यानी कि भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था। अगला प्रश्न है आपका कि साइमन आयोग नियुक्ति किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? यह पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। 1927 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? यूपीपीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? ये पीसीएस में 2 बार और आईएएस में 1 बार पूछा गया प्रश्न है। 5वें का तो सही उत्तर है आपका ये सी हो जाएगा। इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर इटली, स्टीफन वाल्स या बिस्काउट बर्नहर्स? यूपीपीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। 6 का सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सर जॉन कमीशन। देखिए, आप में से कुछ लोगों का ये रहता है कि सेम क्वेश्चन बार बार क्यों रखते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या अ पर्सन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रश्न सुनिए। आप इतना धैर्य धीरज तो बना कर रखिए कि एक प्रश्न को आप, एक ही तरह के प्रश्नों को आप लगातार सुन सकें। वैसे भी मैं पर मिनट में कम से कम आपको 2 प्रश्न कराता हूं। किसी किसी वीडियो में पर मिनट में 3 प्रश्न तक हो जाते हैं। तो मैं आपका समय 1 भी सेकंड जाया नहीं करता हूं, सीधे आपका प्रश्न और उत्तर होता है। मुझे पता है आपका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, लेकिन जो प्रश्न रिपीट होते हैं उसको ये सोचकर मत करिए कि ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। आप देखिए, बार बार प्रश्न आया है तो आप उसको बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का प्रश्न है और 7वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न जो है आपका 8वां, ये कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इसमें कथन दिया गया है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण दिया है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूपीपीसीएस में 2 बार और यूपी यूडीएलडीए में 1 बार पूछा गया प्रश्न है और ये सब एक ही साल में पूछे गए प्रश्न है, रिपीट हुए थे उसी वर्ष में। तो 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और कथन की व्याख्या भी कर रहा है कारण। अगला प्रश्न है आपका 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, क्या ऐसा था? बिल्कुल ये ऐसा था। 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए की गई थी नियुक्ति। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, क्या यह सही था? बिल्कुल सही था।
उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। तो आपके डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका वो 10वां है। साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है और 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा होगा? ये ए ऑप्शन ही इसका सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। अगला प्रश्न है आपका कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कब घायल हुए थे? ये आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1993 और यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है। 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे लाहौर में। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पर घायल हुए थे, तो लाहौर में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर पुलिस के लाठीचार्ज से ये घायल हो गए थे और इसी पिटाई के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है आखिर में। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 12वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका 13वां। यहां पर भी कथन और कारण के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। कथन दिया गया है आपका 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कि ये सही है? बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है और वो सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने, जे नेहरू ने, आरके नेहरू ने या बीएल नेहरू ने? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 14वें का सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एमएल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति की अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे और इस समिति में 2 मुस्लिमों के साथ 9 सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। देखिए, मोतीलाल नेहरू ने भी 1926 में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, लेकिन साथ में उनके गोविंद वल्लभ पंत दे रखा है, तो वो ऑप्शन आपका हट जाएगा बी वाला और सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई थी क्या? अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी क्या? जी, बी ऑप्शन आपका दूसरा जो बिंदु है आपका ये सही है और पहला गलत है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। यहाँ पर संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, ये भी सही है आपका। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आईएएस प्री 2011 का प्रश्न है। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, अधिराज्य का दर्जा, जैसे आयरलैंड है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? यूपी लोअर प्री 2008 का प्रश्न है और 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला प्रश्न है आपका 18वां कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका एक विषय था, क्या विषय था ये आपसे पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, आप सभी को पता है। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की मांग की गई थी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 27, 28, 1929 या 1930? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 19 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 1929 में। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी,
जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मांटफोर्ड सुधार। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है, सॉरी 2000 नहीं, 1995। और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो होंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजरूल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान या अबुल कलाम आजाद। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। अगला प्रश्न है आपका कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? और सही उत्तर है आपका इसका बी ऑप्शन, हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1915, 1942 या 1935। एमपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और तीसरे का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। अगला प्रश्न है आपका कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज दिवस। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजते ही कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी की नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कौन से वर्ष में? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? सही उत्तर है आपका 26/1/1930 को। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? यूपीपीसीएस, आईएएस और यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। 7वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? सही उत्तर है आपका डी, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि आईएएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, ये बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, बिल्कुल गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, यह भी गलत है। यहां पर आपका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है
और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर, कराची, दिल्ली या बंबई? यूपीपीसीएस के 3 वर्ष के प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है। 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, त्रिपुरा? झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और 15वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, लाहौर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। पीसीएस और यूडीए एलडीए में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं? यूपी, यूडीए, एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। देखिए, भारत की विदेश नीति की घोषणा ये तो शामिल था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी शामिल था, पर अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बीजी तिलक, जेएल नेहरू, एमके गांधी या सरदार पटेल? यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और 18वें का सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जेएल नेहरू। अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरी सत्र? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, लाहौर सत्र। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में यह अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? यूपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है आपका कि दांडी यात्रा की गई थी, कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 1930 में। तारीख आपकी है 12 मार्च 1930 को शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को यह पूरी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। उत्तराखंड पीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहां से प्रारंभ की थी, ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस में 2002 और यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। चंपारण, साबरमती, बारदोली या दांडी? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, साबरमती। अगला प्रश्न है आपका कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और छठे का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, दांडी। देखिए, उन्होंने दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ किया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर दांडी से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, दांडी। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बीपीएससी ने इसका उत्तर साबरमती माना था, लेकिन वो गलत। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल? यूपीपीसीएस में 2013 का प्रश्न है और 7वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से सभी? झारखंड में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त में से सभी ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच या भारत छोड़ो आंदोलन? यूपीपीसीएस में 2016 का प्रश्न है और 9वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, नमक सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहां से किया था, ये आपसे पूछा गया है।
IS प्री 1995 का प्रश्न है। और 10वें का तो सही उत्तर है आपका वो है दांडी से। 6 अप्रैल 1930 को जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तब वहां से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। गांधी जी ने 24 दिनों में पैदल चलकर लगभग 390 किलोमीटर यानी कि 241 मील की यात्रा कर दांडी गुजरात के नौसारी जिले में स्थित पहुंचे। ठीक है, और वहां पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और 11वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, दांडी मार्च के बाद में। अगला प्रश्न है आपका कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी, नमक कानून को तोड़ने से। अगला प्रश्न है आपका कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, 24 दिन। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और दांडी का मार्च जो आरंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, साइमन कमीशन का आगमन। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। यूपीपीसीएस प्री 2002 और यूपीपीसीएस में 2012 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही है और सही उत्तर है आपका ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। यहाँ पर दांडी में पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका 17वां, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। यूपी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, क्या ये सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, क्या ये सही है। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपसे सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। ए तो सही है पर आपका कारण गलत है। ठीक है, कथन तो सही है पर कारण गलत है। तो जो इन्होंने नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, उसका मुख्य कारण था कि नमक पर एकाधिकार ना हो और कर मुक्त हो, मुफ्त नमक की बात नहीं की गई। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए सही परंतु आर गलत। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये सही है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है। यूपीपीसीएस में 2013 का प्रश्न है और 19 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गांधी की दांडी यात्रा से। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 और यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है। 20वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। यूपीपीसीएस में 2010 का प्रश्न है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, यह गलत। इसकी शुरुआत 12 मार्च को की गई। अगला प्रश्न है आपका कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। यूपी यूडीए एलडीए यूपीपीसीएस प्री और मेंस दोनों में पूछा गया प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो है ए, अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी धरसना नाम नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे। यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदनगर फोर्ट जेल में। यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 23 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, यरवदा जेल में थे। अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है और 24 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में
ठहराया था वह कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का प्रश्न है। 25 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, बेब मिलर को। यह एक अमेरिकी पत्रकार था। बेब मिलर ने धर्षणा की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगला प्रश्न है आपका कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, बेब मिलर या फिलिप स्प्रेट। यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और 26 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बेब मिलर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 27 का तो सही उत्तर है आपका बी, बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने। 30 अप्रैल को सी राजगोपालाचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है आपका 29। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है किसका आह्वान किया था, ये आपसे पूछा गया है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको वहां पर बताना होता है खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है आपका कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है आपका कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और 33 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 और उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। 34 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है आपका कि जियात रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मिजोरम में? यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गेंडिनल्यू ने किया था। इसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किसको महत्व दिया ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 38 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पटना से। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो यह आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं आपके अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
और ये भी बहुत ही जल्दी पूरे करवा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप इन टॉपिक्स की रिवीजन करते रहिए। प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, दोनों कंटेंट पूरा पढ़ाया जा चुका है, उसके वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।